गुड इवनिंग दोस्तों। सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 16 महाजनपदों के बारे में जानने का प्रयास किया था और मैप के माध्यम से उसको याद करने का प्रयास किया था। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि वह 16 महाजनपद कौन कौन थे और उसमें से मगध साम्राज्य ही निकलकर सामने क्यों आया। हमने देखा था मैप के माध्यम से ईस्ट से वेस्ट जाने पर हमें पहला महाजनपद मिला था अंग, दूसरा महाजनपद था मगध, तीसरा महाजनपद था वज्जी, चौथा महाजनपद था काशी, पांचवा महाजनपद था कौशल, छठा महाजनपद था मल, सातवां महाजनपद था वत्स, आठवां महाजनपद था चेदी, नवा महाजनपद था सुरसेन, दसवां महाजनपद था कुरु, 11वां महाजनपद था पांचाल, 12वां महाजनपद था मत्स्य, 13वां महाजनपद था अवंती, 14वां महाजनपद था अश्मक, 15वां महाजनपद था गांधार, 16 महाजनपद था कंबोज। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों की चर्चा हमें मिलती है और इस 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद था, वह काफी शक्तिशाली बनकर उभरा और एक साम्राज्य का निर्माण किया। हम इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह कौन से कारण थे जिसके कारण मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। इसको हम मगध साम्राज्य की उदय के कारण, आखिर वो कौन से कारण थे जिससे मगध साम्राज्य निकलकर सामने आया। हम बात कर रहे हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की। यह वही समय था जब
लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग शुरू किया गया। लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग शुरू किया गया। अब जिसके पास लोहा होगा वह आगे निकलकर आएगा। हम देखते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में या मगध साम्राज्य के सफलता का जो कारण था उसमें लोहे की क्या भूमिका थी। उसमें लोहे की क्या भूमिका थी। बहुत से कारण थे, उसमें एक कारण लोहे की भूमिका थी। इसमें हम मगध साम्राज्य के उदय के कारण इसमें हम देखेंगे। पहला पॉइंट, अब एक एक करके हम इसका डिस्कशन करेंगे। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का जो पहला कारण था वह था लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता तथा उसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग। दूसरा कारण था प्रचुर मात्रा में हाथियों की उपलब्धता। तीसरा कारण था उपजाऊ मैदान। चौथा कारण था जो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी ग्रीवरिज या ग्रीवरज
वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और उसके बाद जो राजधानी बना पाटलिपुत्र वह नदियों से घिरा हुआ था। गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था पाटलिपुत्र, वर्तमान समय का पटना। इन सब के होते हुए भी किसी भी साम्राज्य का विस्तार या विकास नहीं हो सकता है अगर वहां के शासकों के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होगा। जो सबसे बड़ी जो है भूमिका निभाया लोहे के बाद, तो मगध के शासकों की महत्वाकांक्षा ने निभाया मगध साम्राज्य के विस्तार में। 5 कारण थे जिससे मगध साम्राज्य निकलकर 16 महाजनपदों में सबसे आगे आया। लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। अब देखिए लोहे का क्या रोल था। लोहे का रोल ये निकलकर सामने आया कि पहले जो है लकड़ी के माध्यम से काम होता था और कांसे के तावे से। तो जब लोहे का प्रयोग शुरू किया गया तो लोहे से जंगलों को साफ करना आसान हुआ। लोहे से जंगलों को साफ करना आसान हुआ। उससे क्या हुआ, जब जंगलों को साफ किया गया तो खेती के लिए अधिक मात्रा में भूमि प्राप्त हुई। जब खेती के लिए अधिक मात्रा में भूमि प्राप्त हुई तो मगध के शासकों को अधिक मात्रा में कर मिलने लगा। अधिक मात्रा में कर मिलने लगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो यह एक विशाल सेना रख सकते थे। साथ ही साथ लोहे का प्रयोग जो है अस्त्र शस्त्र के रूप में भी किया जाने लगा। मगध के जो सैनिक थे उनके पास लोहे से बना हुआ हथियार होते थे जो दूसरे महाजनपदों के पास नहीं थे। मगध साम्राज्य के व्यापार में भी लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे? चूंकि लोहे के प्रयोग से जंगलों को साफ करना आसान हुआ और उसके साथ साथ बड़े बड़े नावों को बनाया गया। मगध साम्राज्य के साथ बड़े बड़े नावों को बनाया गया जिससे नदियों के माध्यम से आंतरिक व्यापार भी बढ़ा और समुद्र के माध्यम से बाह्य व्यापार भी बढ़ा, जिससे उनकी जब आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो वह उसका प्रयोग बड़े सेनाओं के रखने के लिए किया। यह लोहे का आपने देखा कि लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ने कैसे मगध साम्राज्य को मजबूत किया। दूसरा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का कारण था प्रचुर मात्रा में हाथियों की उपलब्धता। उड़ीसा के आसपास के जंगलों में प्रचुर मात्रा में हाथियां थी और हाथियों का पहली बार उपयोग मगध के राजाओं के द्वारा युद्ध में किया गया। दूसरे जो 16 महाजनपद दूसरे राज्यों के पास हाथियों की उपलब्धता कम थी या न के बराबर थी। यह भी जब युद्ध करने के लिए इनके सैनिक जाते थे तो हाथियों पर चढ़कर जाते थे, दूसरे के पास हाथी नहीं थी, जिस कारण इनको युद्ध में आसानी से विजय मिल जाता था। तीसरा कारण था उपजाऊ मैदान। पता है गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र बसा हुआ था और वहां के जो मैदान थे बिना सिंचाई के भी प्रोडक्शन अधिक मात्रा में हो जाता था, जिससे उनको अधिक मात्रा में कर का कलेक्शन होता था। चौथा जो कारण था प्रारंभिक राजधानी जो इनकी थी गिरिब्रज, यह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अगर किसी भी राज्य को अगर मगध पर आक्रमण करना होता तो उनको 5 पहाड़ियों को क्रॉस करके जाना पड़ता, जो कि उस समय आसान नहीं था। ये जो पहाड़ियां थी इनको एक किले का रूप काम करती थी। दूसरा जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वह नदियों से घिरा हुआ था। गंडक, सोन और गंगा नदियों के ये संगम पर था और इसको जल दुर्ग का निर्माण करता था।
पाटलिपुत्र को जो शहर था इसको जल दुर्ग बना हुआ था, यहां पर भी आक्रमण करना आसान नहीं था। इतना सब होने के बाद भी किसी भी साम्राज्य के विस्तार में वहां के जो शासक होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाटली मगध के जो शासक थे, मगध के जो शासक थे बिंबिसार, बिंबिसार हर्यक वंश का यह था। इसने मगध साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो नींव बिंबिसार के द्वारा डाली गई थी साम्राज्यवाद की, वह नींव अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हुआ। अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हुआ, या कलिंग युद्ध के साथ, कलिंग युद्ध के साथ पूरा हुआ, इस तरह कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, पूरा हुआ। अब प्रश्न उठेगा कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिंबिसार ने 3 शादियां की। बिंबिसार ने 3 शादियां की। बिंबिसार ने 3 शादियां की, जो दुनिया की पहली वैवाहिक कूटनीति थी। जो दुनिया की पहली वैवाहिक कूटनीति थी, मतलब शादी के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना और दूसरे साम्राज्य को जीत लेना। बिंबिसार ने जो पहला शादी की वो कोशल देश की राजकुमारी थी। कोशल देश की राजकुमारी थी। कोशल देश की राजकुमारी थी। कोशल देश की राजकुमारी, जब कोशल में इसने शादी किया तो उसको काशी दहेज में मिला। काशी दहेज में मिला। काशी दहेज में मिला। काशी दहेज में मिला। और यहां से उसको 1 लाख रुपए की आमदनी होती थी। 1 लाख रुपए की आमदनी होती थी। अब यह कोशल के थोड़ा मजबूत, आप कहेंगे कि महाजनपद था, उससे भी छुटकारा मिल गया उसको, और काशी दहेज भी मिल गया, जहां से उसको 1 लाख रुपए आय होती थी। अर्थव्यवस्था भी उसकी मजबूत हुई। इसने दूसरी जो शादी की, वज्जी संघ में शादी किया इसने। यहाँ की रानी थी चेलन्ना, जो इन्हीं के से बाद में अजातशत्रु का जन्म होता है। चेलन्ना। तीसरी शादी इसने किया मद्र, जो पंजाब में है, मद्र राजकुमारी थी क्षेमा। मद्र राजकुमारी थी क्षेमा। इन वैवाहिक कूटनीति के माध्यम से, इन वैवाहिक कूटनीति के माध्यम से मगध साम्राज्य को बिंबिसार ने काफी मजबूत किया। और धीरे धीरे आने वाले समय में जो मगध के शासक हुए, ये जो 16 महाजनपद थे, इसके अलावा भी बहुत से महाजनपद थे, उन सारे महाजनपदों को मिलाकर एक मगध साम्राज्य का निर्माण किया। एक मगध साम्राज्य का निर्माण किया। फिर से एक बार हम देख लेते हैं
जो भी कारण थे इसके, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के 4-5 कारण थे। ऊपर से जो 4 कारण थे और जो 5वां कारण था और जो पहला कारण था, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लोहे का जो प्रयोग हुआ उसका सही तरीके से प्रयोग मगध के शासकों के द्वारा किया गया था। मगध के शासकों के द्वारा उसका सही तरीके से प्रयोग किया गया था। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर 16 महाजनपदों में वह कौन सा महाजनपद था। 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों सामने निकलकर आया और धीरे धीरे करके सारे महाजनपदों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया और एक बृहत मगध साम्राज्य का निर्माण किया। उसके पहले आप एक बार 16 महाजनपदों को देखने का प्रयास करिएगा मैप के माध्यम से। 16 महाजनपद कौन थे, फिर देन मगध पे आइएगा और फिर उसको सोचने का प्रयास करिएगा। उस 5 पॉइंट में सोचने का प्रयास करिएगा कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई समस्या है आपको तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।